वीरांगना। आज कहानी देश के वीर सपूतों की, वीरांगनाओं की। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। देश के तमाम लोगों के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन धीरे धीरे दिन बीते, सबके जीवन सामान्य हो गए। लेकिन उन 40 परिवारों का क्या, उन 40 पत्नियों का क्या, उन 40 माँ बाप का क्या, जिन्होंने अपने वीर सपूतों की शहादत देखी थी। लेकिन अब वक्त के साथ इन तमाम लोगों ने जिंदगी जीने का बीड़ा फिर से उठा लिया है। कल महिला दिवस है। महिला दिवस के इस मौके पर आज हम ऐसी ही कुछ वीरांगनाओं की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जो दिखाएंगी कि मुश्किल के वक्त में कैसे वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। अनाथों की तरह जिंदगी काटेंगे हम लोग। हमारे बच्चे रोज पूछते हैं मम्मी पापा कब आएंगे। छोटी बेटी पूछती क्या बोलूं। दिल तो रोता है पर आंसू नहीं निकलते। ये दुख कभी नहीं कम होगा। सोचे कि पहुंचेंगे तब कॉल करेंगे, वहां पहुंचे नहीं रास्ता। अर्पित बोलता है कि मैं फौज में ही जाऊंगा, पापा का बदला लूंगा। वो हमेशा यही बच्चों को भी यही सिखाते थे। अपने आप में भी वो एक हौसलामंद इंसान थे। ऐसा इंसान होना मुश्किल है। पापा की तस्वीर के सामने पापा की दोनों परियां आंखों में न खत्म होने वाला इंतजार लिए बैठी हैं। घर के बाहर लगा मकान नंबर 133 का ये बोर्ड बेबसी से अपने मालिक की राह देख रहा है, लेकिन इस राह पर अब अजीब सा सन्नाटा है। 20 दिन पहले शहीद अजीत कुमार आजाद का पार्थिव शरीर पहुंचा था तो पूरा इलाका जय हिंद और भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। लेकिन आज ये गूंज गुम है। घर के बाहर सिर्फ 2 पुलिस वाले ही नजर आते हैं और घर के अंदर दाखिल होते ही शहीद अजीत की तस्वीर दिखती है। घर के नौजवान के कंधों पर जिम्मेदारी की जगह शहादत के फूलों ने ले ली है। पीछे एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है, बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब बात चलेगी हिंदुस्तान की। शहीद अजीत तो जान की बाजी लगाकर चले गए, अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए। अब सारी जिम्मेदारी पत्नी मीना पर आ गई है। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवान अजीत कुमार आजाद भी शहीद हुए थे। उनके घर उन्नाव में इस समय हम मौजूद हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अब संभालना तो पड़ेगा ही, 2 बच्चे हैं, आगे परिवार है, देखना है, पालना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, मजबूत तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये हादसा हुआ है ना, उसकी जांच होनी चाहिए। कितना आरडीएक्स कहाँ से आया, उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार से मैं यही कहती हूँ कि उसकी चुनाव से पहले जांच होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कैसे क्या हुआ है। वीर अजीत की वीरांगना मीना की आंखों में दर्द के साथ चिंता है। चिंता इस बात की कि उन्हें अब दोनों बेटियों का लालन पालन अकेले ही करना होगा। बेटियां छोटी हैं, कभी कैमरे की तरफ देखती हैं तो कभी पिता की तस्वीर की ओर। ये आज भी माँ से पूछ लेती हैं, माँ पापा कब आएंगे। अनाथों की तरह जिंदगी काटेंगे हम लोग। हमारे बच्चे रोज पूछते हैं मम्मी पापा कब आएंगे। छोटी बेटी पूछती क्या बोलूं। बोलते आज आएंगे, उसे नहीं मालूम ऐसा सब। इतनी नासमझ है अभी वो। माँ आंसुओं को छिपा लेती है, लेकिन दुख तो चेहरे पर अपने निशान छोड़ ही जाता है। यादों के तौर पर मीना के पास अब सिर्फ ये फोटो एल्बम बची है। कभी बेटी के बर्थडे की तस्वीरें देखती हैं तो कभी अपनी शादी की। जून में शादी की सालगिरह थी। शहीद अजीत को घर आना था, लेकिन पत्नी को ये नहीं पता था कि उनका पति
शहादत का चोला ओढ़कर घर लौटेगा। 10 को वापस गए थे तो बोल रहे थे कि अब जून में आना है, और ऐसे बातें होती रहती थी डेली। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी बात हुई है 11:30 बजे करीब। जून में आप कह रही हैं वापस आने वाले थे, जून में ही आप लोग की शादी की सालगिरह थी। हाँ, शादी की सालगिरह भी होती है, बोल रहे थे उसको भी मना अच्छे से हम लोग हमेशा करते हैं। और छोटा भाई के देवर का लड़का भी हुआ था, बोल रहे थे उसकी छठी वठी करनी, फंक्शन करेंगे, आएंगे उसमें। शहीद अजीत आजाद ने साल 2007 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। सीआरपीएफ की 115वीं बटालियन में तैनात थे। 34 साल के अजीत 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। 5 जून को वो घर वापस आने वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत में तो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान लिखा था। अजीत उसी बस में सवार थे जिस पर फिदायीन हमला हुआ। पत्नी मीना अब भी बदले की आस लगाए बैठी हैं। जी, संतोष तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्ट्राइक तो हुई है पर कोई मेरा बदला तो कोई नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता उनका कोई नुकसान हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल शांति नहीं है कि बदला ले लिया गया है। शहीद की पत्नी मीना का दुख शायद ही कोई समझ पाए। इन्होंने सिर्फ अपना पति नहीं खोया, बल्कि 2 बेटियों का पिता भी खोया है। ये देश की वीरांगना है, देश इनके साथ है। अब आपको उन्नाव से भागलपुर लिए चलते हैं। भागलपुर के रतन ठाकुर 14 फरवरी को शहीद हुए थे। एक पत्नी है जिसकी पलकों को आंसुओं के बोझ ने झुका रखा है। पिछले 21 दिनों से उसका आंचल आंसुओं ने भिगा रखा है। एक 4 साल का बेटा है जिसे ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी नहीं आएंगे। पापा जी कौन से हैं? एक बच्चा और है जो 6 महीने से मां की कोख में पल रहा है, जो अपने पिता तक को देख ना पाया। एक बुजुर्ग पिता है जो बेटे की तस्वीर के बगल में खड़े रहते हैं। एक भाई है, 2 बहनें हैं, घर है, परिवार है, पड़ोसी है, हर कोई है। बस सीआरपीएफ जवान रतन ठाकुर का शरीर उनका साथ छोड़ चुका है। बिहार के भागलपुर के रतनपुर गांव में यादों के तौर पर बस उनकी तस्वीर ही बाकी है। घर के अंदर 10 बाई 12 के एक कमरे में पूरा परिवार समाया है। इस कमरे में परिवार के सभी लोग दिख रहे हैं, और जो ना होते हुए भी दिख रहा है वो है गमों का पहाड़। पत्नी तो आज भी बेसुध है, बोलना चाहती हैं, लेकिन अल्फाज जुबां पर आने से पहले ही टूट जाते हैं। आखिरी बार कब बात हुई थी बताएंगी? 14 फरवरी 1:30 बजे। 14 फरवरी को हुई थी। शहीद रतन ठाकुर की वीरांगना राजनंदिनी गर्भवती है। 21 दिनों से रो रो कर आंखें सूख गई हैं। ना किसी से बात करती हैं, ना कुछ खाती हैं, ना पीती हैं। चेहरे पर इतना दुख है कि मानो खुशी कभी देखी ही ना हो। माँ रोती रहती है और 3 साल का कृष्णा उन्हें निहारता रहता है। कृष्णा को शायद ही पता हो कि अब इसके पिता इसके लिए खिलौने कभी नहीं ला पाएंगे। दुखों से अनजान कृष्णा पूछने पर कहता है, फौजी बनूंगा। क्या बनोगे आप बड़े होके? फौजी। फौजी बनोगे? फौजी क्यों बनना है आपको? फौजी बनना अच्छा लगता है। अच्छा, पापा कहाँ गए हैं? ड्यूटी गए हैं। सलाम है शहीद रतन ठाकुर को, सलाम है उनकी वीरांगना पत्नी राजनंदिनी को, जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। अब इसी बेटे के भविष्य की चिंता और भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चे के बारे में सोच सोच कर राजनंदिनी का मन विचलित हो जाता है। पति को खोने के बदले ये आतंकियों की लाशें देखना चाहती हैं। जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, जो एयर स्ट्राइक की गई, उससे लगता है कि बदला लिया गया पूरा? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अभी भी तो शहीद हो ही रहे हैं, तो कहाँ बदला पूरा हुआ? 29 साल के रतन ठाकुर और राजनंदिनी की शादी को 4 साल ही तो हुए थे। वचन साथ जन्म साथ निभाने का था, लेकिन मां भारती की हिफाजत में शादी का वो वचन छोटा पड़ गया।
पत्नी अब अकेली है और अकेले ही बच्चों को पालना है। घर में 2 बहनें भी हैं जो अपने भाई की शहादत का पूरा बदला मांगती हैं। एक भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना आदमी मरा है, कितना क्या हुआ है। हम लोग का भाई जब शहीद हुआ था, हमारे जितने भाई शहीद हुए हैं सबका बॉडी दिख रहा था, कितना शहीद हुआ है। वो लोग खुशियाँ मना रहा था और हम लोग कैसे खुशियाँ मनाएं? उन लोग का शरीर तो दिख नहीं रहा, बॉडी दिख नहीं रहा है, कैसे हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे हमला हुआ है? पूरा परिवार गम में है। पिता राम निरंजन ने कैसे भी खुद को संभाल रखा है ताकि परिवार को संभाल पाएं। हमारे साथ जो ऐसी भारी विडंबना हुई, हम ऊपर वाले से यही कहेंगे, जो राम निरंजन ठाकुर के दिल में चोट पड़ रहा है, ऐसा दिल चोट करने वाला सजा किसी को भगवान मत दीजिएगा। हम अनाथ हैं अभी, इस तरह से भगवान किसी को अनाथ नहीं कीजिएगा। पिता को परिवार की चिंता है और परिवार शहीद की पत्नी की तरफ टकटकी लगाए हुए है, क्योंकि यही वो वीरांगना है जिन पर शहीद रतन ठाकुर के वंश को पढ़ा लिखा कर लायक बनाने की जिम्मेदारी है। कानपुर के शहीद श्याम बाबू की पत्नी रूबी एक बार फिर से अपने परिवार को संजोने में और आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। उनकी महज 6 महीने की बच्ची भी उनके साथ है। छह महीने की आरुषि मां की गोद में चहक रही है। पिता का प्यार पाने की उम्र में इस नन्ही जान के पिता ने देश के लिए जान दे दी। आरुषि का जब जन्म हुआ तब पिता श्याम बाबू ड्यूटी पर थे। दिसंबर में घर लौटे तो बेटी 4 महीने की हो गई थी और तब ही उन्होंने पहली बार बेटी को देखा। 10 फरवरी को ड्यूटी पर जाने लगे तो बहुत सारे वादे किए थे। पत्नी रूबी उन वादों को याद करके सिहर जाती है। जब गए थे तब क्या कहकर निकले थे? यही कहकर निकले थे कि अब की बार आएंगे तो वहाँ से बच्चों को एडमिशन कराएंगे आके, बिटिया को मुंडन कराना है वो कराएंगे आके, वहीं पर एडजस्ट रहेंगे आके। ये सब सारी बातें बोल के गए थे। अच्छे से रहना, आराम से रहना, बच्चों को रेख देख अच्छे से करना। 26 साल की रूबी बताती हैं कि पति शहीद श्याम बाबू ने जब पहली बार बेटी को देखा तो खूब खुश हुए थे। बच्ची को देखे होंगे तो खुश हुए होंगे क्या? हुए थे, कहते तो चलो भगवान ने अच्छा परिवार, मेरा एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, अच्छा से हो गया है। अब नहीं इतनी इन्हीं को पढ़ाना लिखाना, इसी को अच्छे से करना, दोनों परवरिश अच्छे से। सब सपना भगवान ने तोड़ दिया, क्या है अब जिंदगी तो काटनी ही जाती है, वो तो आप लोग जानते ही, पते बगैर कैसे जिंदगी कटती है अधूरी, ऐसे ही अब कटेगी। दोनों बच्चों को अब संभालना आपको ही है? अब तो हमें को संभालना, परिवार बच्चों को रेख देख हर एक चीज़ हमें को करना है। वो थे, उन्हें पहले वही पूरा संभालते थे हर एक चीज़। अब तो बगल में रखी ये तस्वीर ही सहारा है। इसी तस्वीर को देखकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। शहीद श्याम बाबू की पत्नी रूबी बताती है कि जिस दिन हमला हुआ उस दिन 2 बार बात हुई थी, दोपहर 12 बजे फिर 2 बजे। तब कहा था कि श्रीनगर पहुंचकर फोन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमला हो गया। एयर स्ट्राइक को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसको लेकर रूबी को सरकार से शिकायत भी है। जब ये हमला हुआ उसके बाद सरकार ने जो कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक की गई, आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर भी किए गए कश्मीर में, इन चीज़ों से, इन कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जो जवाब देने की बात की जा रही थी पाकिस्तान को, वो दे पाए हम लोग? वो तो जो भी उधर के पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ बोलते 300 मारे गए, 400 मारे गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अभी जब सामने दिखाई पड़े तब ज़्यादा यकीन होता है कि हाँ ऐसा हुआ है। ये तो बोल देते हैं सब, मगर करते कुछ नहीं है। हमारे यहाँ नेता लोग आते हैं, सब कुछ भी कह जाते, किया भी कुछ नहीं है। सांसद वगैरह जितने भी मेरे इधर के आते हैं, कुछ भी नहीं अभी किया है। अभी ना केंद्र सरकार से कुछ मिला है, कुछ भी नहीं मिला है।
10-20 लाख रुपए में क्या होता है जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता है। 32 साल के श्याम बाबू घर के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी कमाई से ही घर चलता था। यूपी सरकार की ओर से उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब रूबी अपने दोनों बच्चों के साथ परिवार की देखरेख कर रही हैं। गांव की सड़क के बीचों बीच लहरा रहा शहीद के नाम का ये बैनर बता रहा है कि कानपुर के रैगांव गांव की गलियों में वीर शहीद अमर हैं। देश की सुरक्षा में डटे हमारे जवान अगर एक वीर योद्धा हैं तो उनकी पत्नियां किसी वीरांगना से कम नहीं होती। जब पति देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात होता है, उस समय घर पर उसकी गैर मौजूदगी में वो अपना हर कर्तव्य बखूबी निभाती हैं। और जिनके पति देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उन हालातों में भी ये वीरांगनाएं अपना हौसला नहीं खोती। इनका ये धैर्य, ये जज्बा वाकई एक मिसाल है। और अब बात करते हैं यूपी के मैनपुरी के शहीद राम वकील की, जिनकी पत्नी भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का जिम्मा खुद उठा रही हैं। आंखों में आंसू है और गोद में छोटा बेटा। पति का चेहरा जब भी जहन में आता है, आंखें खुद को रोक नहीं पाती। यही हाल माँ का है। हाथ में बेटे की तस्वीर लिए बैठी हैं और बूढ़ी हो चली आंखें नम है। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान राम वकील का यही घर है, यही परिवार है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का विनायकपुर गांव में उनका ही खेत और उसी के सामने शहीद राम वकील की समाधि बनाई गई है। समाधि के फूल सूख चुके हैं, लेकिन आंसुओं का सैलाब सूखने का नाम नहीं ले रहा। शहीद राम वकील पत्नी गीता से अपना वादा अधूरा छोड़कर जो चले गए। आखिरी बार आपसे इस हमले से पहले कब बात हुई थी उनसे और क्या बातें हुई थी? हमारी बात उसी दिन हुई थी, 14 फरवरी। तो बोल रहे थे कहीं मैं फिर आ जाऊँ। हमने कहा अभी नहीं आना, और हमने कि मकान तो बनवाना है। हमने कि 2 साल हो गई मायके में, अच्छा नहीं लगता। तो बोले ठीक है, 2 महीने की बात और है, मार्च में भर देंगे जीपीएफ, अप्रैल में आके मकान बनवाना है। 3 बेटों में दूसरे नंबर पर अर्पित हर वक्त पिता की याद में आर्मी कैंप लगाए रहता है। पिता की शहादत का बदला लेने के लिए फौज में जाना चाहता है। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? अर्पित। किस क्लास में हैं आप? 5th B। आपने ये इंडियन आर्मी की टोपी लगा रखी है, आप क्या आगे क्या करना चाहते हैं? इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों आखिर? पापा कहते थे। सपने थे बेटे को फुटबॉलर बनाने के, सपने थे माँ को स्कूटी पे घुमाने के, सपने थे नया घर बनवाने के, लेकिन सारे सपने 1 मिनट में धराशायी हो गए। सारी उम्मीदें आतंक की भेंट चढ़ गई। तमाम राजनीति हुई, सोशल मीडिया वॉर भी बहुत हुआ, लेकिन फिर सब शांत। पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है और राजनेता कुछ भी याद रखना नहीं चाहते। और बात बीजेपी के जूतेबाजों की, या कहें जूता स्ट्राइक की, या फिर मेरा बूट सबसे मजबूत नाम के जो जुमले चल रहे हैं, दरअसल वो कल शाम की एक तस्वीर है जो बीजेपी के सांसद बीजेपी के विधायकों को जूते से मार रहे थे। वो तस्वीर तो अभी भी आपको अच्छे से याद होगी। आज इन दोनों नेताओं की लखनऊ में आला कमान के सामने पेशी हुई। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन इस बीच में एबीपी न्यूज़ को एक ऐसी तस्वीर मिली है जिसको देखकर लगता ही नहीं है कि इस दुश्मनी के पीछे कुछ दिनों पहले तक एक दोस्ती हुआ करती थी। जूते की सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र समझने से पहले इस वीडियो के एक एक हिस्से को बारीकी से देख लीजिए। यूपी के संत कबीर नगर में बुधवार को बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी और बीजेपी के ही विधायक राकेश बघेल के बीच जो कुछ भी हुआ, उससे बीजेपी नेताओं के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं।
शिलान्यास के शिलापट पर नाम को लेकर शुरू हुई तूतू मैं गाली गलौज और जूते बरसाने पर जाकर खत्म हुई। किसी गाइडलाइन में है? अरे भाई ऐसा है, उसमें हमसे बात करिए। इंजीनियर क्या मैंने लगवाया है? इंजीनियर आप नहीं ना? भाई आप क्या हैं? मैं फंडामेंटल राइट में सांसद हूं। फंडामेंटल राइट बात कर लीजिएगा अभी आकर। आपसे क्यों बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों आपसे बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। मैं रीजन से बात करूंगा। आप वहाँ सांसद मैं हूँ। विधायक का नाम है? सांसद मैं हूँ। विधायक का नाम है? आपने मोबाइल में किया? आप अभी अलग से बात करिए भाई। आपसे क्या बात करें? बात करिए वहाँ पे। एक मिनट बाद में बात। दिमाग मत खराब हो, बता दे। कहाँ पे ना खराब हो? अभी पिछले एक्शन साहब आपसे क्यों बात करें? घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। और लोग जूतेबाजी को लेकर बीजेपी नेताओं का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। राम चौहान ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। उद्घाटन के लिए बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने बीजेपी विधायक राकेश बघेल पर किया सर्जिकल स्ट्राइक। इसी तरह लोग मेरा बूट सबसे मजबूत और फिल्मी मीम बनाकर मजाक बनाने लगे। जनप्रतिनिधि के ऐसे व्यवहार को लेकर सवाल उठना वाजिब है, लेकिन हम आपको इस घटना के पीछे का पूरा सच और सांसद विधायक के रिश्ते के बारे में बताते हैं। सांसद शरद त्रिपाठी और विधायक राकेश बघेल के बारे में जानने से पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। बीजेपी विधायक राकेश बघेल बाइक चला रहे हैं और पीछे सांसद शरद त्रिपाठी बैठे हैं। इसी तस्वीर पर मजे लेते हुए अनिल तिवारी ने ट्वीट किया, पुराने दिनों में शरद त्रिपाठी और बघेल एक ही बाइक पर। इन तस्वीरों को खुद सांसद शरद त्रिपाठी ने 2 मार्च को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मेहंदावल विधानसभा में आज माननीय विधायक राकेश सिंह बघेल के साथ बाइक रैली के दौरान। दो तारीख को एक बाइक पर रैली में शामिल होने वाले सांसद और विधायक 6 तारीख को ही महाभारत करके पूरे देश में कुख्यात हो गए। यूपी के संत कबीर नगर से 47 साल के सांसद शरद त्रिपाठी यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के बेटे हैं। 2014 में पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। गोरखपुर के रहने वाले शरद त्रिपाठी सीएम योगी के करीबी हैं। संसद में अपनी 97% हाजिरी की वजह से शरद त्रिपाठी की तारीफ भी हो चुकी है। पिछले साल शरद त्रिपाठी को फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया था। विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा संत कबीर दास पर एक मुलाकात कबीर से नाम की किताब भी लिख चुके हैं। तो संत कबीर को विश्व के लोग जानेंगे, पहचानेंगे, चाहे श्रीलंका के बौद्धिस्ट हो, चाहे चीन के बौद्धिस्ट हो, चाहे जापान के बौद्धिस्ट हो, या पर्यटन केंद्र के रूप में जिला जाना जाएगा। अपने इस लोकसभा क्षेत्र को भारत के मानचित्र पर स्थापित करने का। ये तस्वीरें 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की हैं। तब शरद त्रिपाठी संत कबीर नगर का नाम दुनिया में रोशन करवाने की बात कह रहे हैं। मस्जिद और मंदिर जहाँ पे कहीं बना है तो संत कबीर की धरती पर मंदिर भी बना है। अब 2019 लोकसभा चुनाव से पहले शरद त्रिपाठी और संत कबीर नगर की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन जिस वजह से हो रही है शायद वो कोई भी नहीं चाहेगा।
ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब संत कबीर नगर के मगहर में पीएम मोदी कबीर एकेडमी का शिलान्यास करने पहुंचे थे। वहां मंच पर खुद सांसद शरद त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया था। उसी दौरे पर पीएम मोदी ने उनकी किताब का विमोचन किया था। संत कबीर की धरती से सांसद शरद त्रिपाठी ने भले ही उन पर किताब लिखी हो, लेकिन उनकी बातों पर अमल करना वो भूल गए। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सांसद शरद त्रिपाठी ने पूरी घटना पर खेद जताते हुए संसद में अपने आचरण का हवाला दिया। जहाँ तक हमारे आचरण की बात है तो हमारा आचरण कभी ऐसा नहीं रहा। ये आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग इस पृष्ठभूमि के हैं कि कभी इस टाइप के किसी क्रियाकलाप में अपनी संबद्धता नहीं रखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमें इसका खेद है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जूता कांड के बाद सांसद पर केस दर्ज करवाने के लिए विधायक राकेश बघेल ने रात को धरना भी दिया, जहां विवाद के बाद उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज भी हुआ। हालांकि बाद में खुद विधायक परिवार में मनमुटाव की बात कहकर मामले को टालने में लग गए। घर में मांग कैसी है? आपके भी घर में मान लीजिए कोई बात हो जाए तो कोई मांग रखी जाती है, बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, कोई डिमांड नहीं है, कोई बात नहीं है। जो विषय है उचित मंच पे मैं रखूंगा, मैं बात करूंगा। जो अनुशासन वहाँ भंग हुआ है उस विषय में उनके संग जो अनुशासन की परिधि में पार्टी का अनुशासन समझाने का जिम्मेवारी से प्रयत्न करूंगा और उन्हें समझाऊंगा, और वे अनुशासित कार्यकर्ता की तरह कैसे आचरण करें इस पर उन्हें सख्त निर्देश दूंगा। बीजेपी सांसद की जूतों की बौछार पर आम जनता मजे ले रही है, साथ ही राजनीति भी हो रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी को भी लपेटे में ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा, पीएम मोदी अगर घर में घुसकर मारेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। भाई, देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मैं घर में घुस करके मारूंगा, या इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई। हमारे मुख्यमंत्री तो उससे आगे हैं, बोलते ठोको। तो यही होगा, जो सड़कों पे लोग मारे जाएंगे, पुलिस गोली मार देगी, लोगों पे जहां गोली होगी वह पुलिस को मार देगी। विरोधी तो विरोधी जूता कांड पर अपने नेता भी चुटकी लेने का मौका नहीं गंवा रहे हैं। यूपी के बस्ती से बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी ने जूता कांड को ऊर्जा का प्रदर्शन बता दिया। हम इस गठबंधन को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी ऊर्जा की कमी नहीं है। तो ये तो हम आपस में भी कहीं कोई बात हो जाती है, बातचीत कर लेते हैं, बात विवाद भी कर लेते हैं, लेकिन इस गठबंधन को दिखाने के लिए थोड़ा ऊर्जा की भी आवश्यकता है। उस ऊर्जा का प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी विधायक दयाराम इसे शक्ति प्रदर्शन कहें या जूता कांड के विधायक राकेश बघेल इसे एक परिवार की बात कहकर मामला रफा दफा करें, लेकिन वीडियो में साफ है कि पहले बीजेपी विधायक राकेश बघेल ने सांसद को उकसाया, लेकिन जो भी हुआ उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जूता कांड के बाद जहां बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है, लोग ये भी कह रहे हैं कि इलाके के राजनीतिक वर्चस्व की वजह से ये नौबत आई।